हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं। ये इकोनॉमी का अगला लेक्चर हुआ है, अगला लेक्चर करना है इकोनॉमी का। सो विल डील विद द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द इकोनॉमी। ठीक, तो इकोनॉमी के अगले लेक्चर से हम डील करेंगे। चलिए आइए फिजिकल डेफिसिट और ये सब चीज़ें पढ़ा जाए। आइए लेट्स स्टार्ट। तो फिजिकल डेफिसिट है क्या? एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू, डेफिसिट हो जाना, कमी हो जाना। फिजिकल में डेफिसिट कमी हो जाना। ठीक, डेफिसिट क्या होता है भाई? पैसा नहीं, आपके पास पैसा नहीं, किस वजह से? या तो आपने ज़्यादा खर्चा कर दिया है या पास आमदनी कम है। अगर कोई इंसान पैसा कमा रहा है, ठीक है, मान लो कोई इंसान कमा रहा है 10 रुपया, भाई खर्च कर रहा है 15 रुपया, तब भी डेफिसिट हो गया। अब कोई आदमी जो है भाई कमा ही नहीं रहा, उसके घर का खर्च है 5 रुपया और कमा रहा है वो क्या नाम है 3 रुपया, तो देखिए दो का डेफिसिट आ जाएगा। तो मेन डेफिसिट ये है कि कमी आ गई। देखो यहाँ डेफिसिट क्या है, इट रिफर्स टू द अमाउंट बाई विच गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक्सीड्स इट्स रेवेन्यू। तो सरकार जो रेवेन्यू कलेक्ट करती है, तो रेवेन्यू कलेक्ट की, क्यों रेवेन्यू कलेक्ट करती है भैया? इसको सरकार को आपने अधिकार दिया हुआ है, डेमोक्रेसी है भाई, ये सरकार स्पेंडिंग करेगी अलग अलग क्षेत्रों में, वेरियस स्कीम्स में, तो डिफरेंट सेक्टर्स में स्पेंडिंग करेगी। ठीक, तो उसके लिए रेवेन्यू कलेक्शन होता है, फिर ये एक्सपेंडिचर करता है। पैसा खर्च बहुत चीज़ों के लिए पैसा खर्च होता है, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए, भाई सैलरीज देना है, फिर पेंशन्स देना है, ठीक है, और भी बहुत सारे काम है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, रोड बनाना है, ठीक, हॉस्पिटल बनाना है, ठीक है, लोगों को स्कीम से बेनिफिट्स देनी है, सब्सिडी देनी है, ये सब क्या एक्सपेंडिचर ही तो है। अब एसेट्स हो जाएगा तो लॉन्ग टर्म वो कैपिटल हो जाएगा, और अभी देखेंगे हम लोग। वेट अ मिनट, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट। ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट क्या है भाई साहब? एक मिनट। ग्रॉस फिजिकल टोटल एक्सपेंडिचर, थोड़ा बड़ा कर लूँ, माइनस, अब यह टोटल एक्सपेंडिचर है भाई साहब, माइनस, या माइनस लिखा ब्रैकेट में, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, जो भी रेवेन्यू कलेक्शन है। देखिए अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है कि अगर आप स्पेंड कर रहे हैं तो कोई लायबिलिटी नहीं क्रिएट हो रही है या कुछ इनकम जनरेट नहीं है। आपने पैसा खर्च किया, पेंशन पे खर्च किया, आप किसी को पेंशन दे रहे हो तो कोई आपको सरकार को इनकम आएगी? नहीं आएगी। आप इसको सैलरी दे रहे हो तो सरकार के लिए काम करे तो इनकम आएगी? नहीं आएगी। तो दैट्स द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिससे एसेट क्रिएशन, नो एसेट क्रिएशन, कोई एसेट क्रिएट नहीं होगा। नॉर्मल डे टू डे फंक्शनिंग, नॉर्मल डे टू डे फंक्शनिंग में ये काम आता है, बस, और कोई इसका रोल नहीं है खास। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा इसका कम कर ले। तो ये सारी चीज़ें प्लस नॉन डेट रिक्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे तो क्या होगा? लायबिलिटी क्रिएट होगी। लायबिलिटी मतलब ये है कि आप बाध्य हो पैसा वापस करने के लिए। आपने लोन ले लिया, ठीक, आपने लोन देखिए लोन ले लिया तो ये कैपिटल रिसिप्ट हो गया, क्योंकि आपको वापस देना है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? एसेट क्रिएशन। आपने एक्सपेंडिचर कर दिया, एसेट बना दिया, ठीक, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गई है। ठीक है, तो आइए एक पॉइंट आपको दिखा देता हूँ। मैं इकोनॉमिक्स दिखाऊंगा, बहुत अच्छी किताब है। वेट अ मिनट, थोड़ा सा मैं आपको इकोनॉमी दिखाता हूँ। ओनली आइज की इकोनॉमिक्स दिखा देता हूँ, बहुत अच्छा लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, देखिए, अब देखिए कैपिटल तो रिसिप्ट हो गई, कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ दिखाता हूँ, अगर मेंशन किया हुआ होगा। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? कैपिटल एसेट्स, जैसे कि बिल्डिंग है, व्हीकल है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, ठीक है। ये देखिए, वेट अ मिनट, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, हाँ ये सारी चीज़ें आ गई। कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज़ नोटेबल कंपोनेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसके कंपोनेंट्स क्या देखिए? कैपिटल एसेट हो गया फॉर वेरियस स्कीम्स, मिनिस्ट्रीज, जैसे बिल्डिंग बनाया, व्हीकल बनाया। कैपिटल एसेट है ना, एक एसेट बनाना, या तो एसेट हो या तो लायबिलिटी क्रिएट हो जाए, ठीक है। अब देखिए गिविंग डेट या इक्विटी फाइनेंस टू पब्लिक सेक्टर PSUs को डेट देना या इक्विटी, ये भी एक्सपेंडिचर है, लायबिलिटी है ना आपको यहाँ पे, क्योंकि वापस लेना है। फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशन को गिविंग लोन्स टू स्टेट, अब लोन देना, ठीक है, लोन दे रहे हो तो लायबिलिटी क्रिएट हो रही, भाई आपको वापस लोन चाहिए ना, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसिट इसी तरह होता है, लोन ले रहे हो आप तो आपको लायबिलिटी क्रिएट होगी, देना है, ठीक है, तो ये कैपिटल रिसिप्ट। लोन, और जब आप लोन दे रहे हो तो दूसरे से लेना है, तो दूसरे के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो गई कि वो सरकार को पैसा दे दे, तो दैट्स लायबिलिटी क्रिएशन हुआ, तो वो एक्सपेंडिचर हो गया। और अगर सरकार लोन ले रहा है तो ये डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट कब होगा? डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट जब सरकार लोन ले रही है, क्योंकि डेट क्रिएट करेगा ना भाई, आपके ऊपर कर्ज हो गया,
तो ये वाला नॉन डेट वाला भी बता रहा हूँ, नॉन डेट रिसीविंग क्या होता है, जिसमें डेट ना क्रिएट हो। मान लो कोई सरकार के पास एसेट है, ठीक है, उस एसेट का इसने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, पैसा खर्च नहीं किया, डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है भाई, बेच दिया, सेल ऑफ गवर्नमेंट एसेट, कोई एसेट बेच दिया, तो उससे भी पैसा आएगा, पैसा आएगा कि नहीं आएगा, तो ये क्या हो गया, पर ये एसेट था, एसेट से पैसा आ रहा है, ठीक है, तो क्या हो गया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी, अब उसने बेच दिया, हमें नहीं चाहिए, तो अब ये जो पैसा आया नॉन डेट क्रिएटिंग हो गया, ठीक। पर अगर जैसे कि सरकार लोन, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए, सरकार अगर गवर्नमेंट लोन देती है, लोन दे रही है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक, कैपिटल एक्सपेंडिचर मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। पर अब इस लोन पे जो इंटरेस्ट सरकार लेगी, अब इंटरेस्ट लेगी तो इंटरेस्ट आएगा कौन, जिसने भी लोन, सरकार जिस इंस्टीट्यूशन है, मान लो ये इंस्टीट्यूशन है कोई, ठीक है, तो अगर इंसान से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, तो अब आप लोन दे दिए इसे, अब इससे इंटरेस्ट लेगी सरकार, ठीक है, तो इंटरेस्ट लेना क्या होगा, रिसिप्ट हो जाएगा, ये रिसिप्ट, एंड दिस विल बी काउंटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट, दिस इज द रेवेन्यू रिसीट, जो रिसिप्ट होगा ये रेवेन्यू वाला होगा, इंटरेस्ट लेना ये जो हो जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट। अगर कैपिटल लोन दिया है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ अच्छा, तो आप पूछेंगे कैपिटल रिसिट क्या होता है, कैपिटल रिसिट, कैपिटल रिसिट जितना लोन दिया है वो वापस लेगा, तो ये कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। भाई जितना भैया तुमने लोन दिया है वो वापस ले रहे हो, जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, प्रिंसिपल अमाउंट अगर वो वापस सरकार लेगी तो कैपिटल रिसिप्ट है, पर उस पर इंटरेस्ट लेगी तो रेवेन्यू रिसिप्ट है, बस काम खत्म, ठीक है। आइए आपसे दिखाते हैं कहाँ है, अरे भाई कहाँ चला गया, हाँ इसको मैं हटा देता हूँ, फालतू में ज़रूरत पड़ेगी अभी, क्या नाम है, इकॉनमी वाले पार्ट की, ठीक है। तो चलिए अब ये देखिए, ये सब हो गया। अब यहाँ पे जो हम देख रहे थे क्या था भाई, यहाँ पे ये था कि टोटल एक्सपेंडिचर सरकार कर रही थी, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर आ गया यहाँ पे। अब इसमें से माइनस किया क्या, रेवेन्यू रिसिप्ट, भाई जो नॉर्मल रिसिप्ट आ रहा, प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग, जो नॉन डेट अभी हमने देखा, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बेच दी, ये सब सारी चीज़ें जो हैं ये सब आ जाएंगी नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। तो ये ग्रॉस फिस्कल डिफिसिट हो गया। अब प्राइमरी डिफिसिट क्या हो जाएगा, अब जो ग्रॉस आया था, जो फिस्कल डिफिसिट ऐसा, उसमें जो इंटरेस्ट पेमेंट किया है इसको हटा दो, ठीक है। अगर फिस्कल डिफिसिट में माइनस, ये देखो इंटरेस्ट पेमेंट, जो सरकार ने इंटरेस्ट पे कर दिया, ठीक है। अब देखो सरकार ने लोन लिया था, ठीक है, अब लोन को इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या, प्राइमरी डिफिसिट, ठीक है। और ये जो इंटरेस्ट सरकार दे रही है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सरकार खर्च कर रही है ना, कौन खर्च कर रहा है, गवर्नमेंट सर खर्च कर रही है ना, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखिए बेसिक, चलिए हमने देख लिया स्टेटस एंड ऑब्जेक्टिव, देखिए क्या स्टेटस है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या सरकार के। देखिए स्टेटस देखा जाए, अभी क्या हुआ मामला कि फिस्कल डिफिसिट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट जो है वो 9.2% चला गया था पैंडेमिक ईयर। क्यों भैया, जिम्मेदारियाँ आ गई थी, महामारी थी, दवाएं बनानी थी, मेडिसिन बनानी थी, फिर इस पर रिसर्च करनी थी, तो इस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना था, फिर दवाएं बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ रही थी, भाई कमी हो जा रही थी क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई, सारे लोग बीमार पड़ने लगे, तो दवाओं की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई, तो खुद भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कर रही है, बाहर से भी दवा मंगा रही है, प्लस इसमें वैक्सीन्स बनाना था, वैक्सीन्स के लिए एक्सपेंडिचर हो रहा है, बाहर से आ रही है, कोवैक्स और ये सब रशिया से आ रहा है, तो कहीं अमेरिका से आ रहा है, भैया क्या हुआ, पैसा तो चाहिए ना, तो डेफिसिट तो आएगा ही, तो फिर ये 9.2% ऑफ द जीडीपी पहुंच गया। चलिए आइए देखिए 2023-24 में इसको मॉडरेट किया गया है 5.6% ऑफ द जीडीपी। गवर्नमेंट एम्स टू रीच अ फिस्कल डेफिसिट, एक मिनट, गवर्नमेंट एम्स टू रीच अ फिस्कल डेफिसिट लेवल बिलो 4.5% नीचे जाना है, सरकार चाहती है बाई 2025-26 तक। आगे देखिए कंबाइंड जो ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट जो स्टेट का है वो इंक्रीज हुआ टू 4.1% ऑफ द जीडीपी पैंडेमिक ईयर में, जो अभी 2.8% फाइनेंशियल ईयर 2022 तक ला दिया गया, ठीक है, कम किया गया। चलिए आइए फिर फेवरेबल, देखो डेफिसिट एकदम ना होना भी ख़राब चीज़ है। अगर डेफिसिट नहीं है, इफ देयर इज़ नो डेफिसिट, नो डेफिसिट का मतलब भाई साहब आप चलो, नो डेफिसिट का माने आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो, ठीक है, आपका रेवेन्यू कलेक्शन ज़्यादा हो रहा है, रेवेन्यू ज़्यादा हो रहा है, एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, तो एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू तो है। अगर एक्सपेंडिचर कम है और रेवेन्यू ज़्यादा है, रेवेन्यू 10 एक्सपेंडिचर 5 है, तो कितना आ जाएगा, 5 माइनस 10 तो -5 मतलब डेफिसिट निगेटिव में चल रहा, मतलब डेफिसिट नहीं है, आप मुनाफे में चल रहे हो, 5 प्लस ये हो गया, मतलब आप मुनाफे में चल रहे हो। पर भाई साहब ऐसा नहीं है, ठीक है, डेफिसिट नहीं है, इसका मतलब आप एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हो,
आप एक्सपेंडिचर भी करना ज़रूरी है एसेट क्रिएशन के लिए, गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए, इतनी सारी चीज़ें हैं, सबके लिए एक्सपेंडिचर करना। तो इसका मतलब आप डेफिसिट ना भी होना बेकार चीज़, इसका मतलब सरकार या तो सरकार का रेवेन्यू ही नहीं कलेक्ट हो रहा है, अरे रेवेन्यू ज़्यादा कलेक्ट हो रहा है, एक्सपेंडिचर कर ही नहीं रहा है, तो एक्सपेंडिचर भी करना, कम एक्सपेंडिचर कर रहा है तभी तो पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है। या रेवेन्यू बहुत ज़्यादा कलेक्शन हो रहा है, रेवेन्यू का बहुत कलेक्शन हो रहा है, तो ये तो भाई वो अलग चीज़ हो गई। चलिए आइए देखा जाए, तो थोड़ा बहुत डेफिसिट होना चाहिए भाई। देखिए डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है फेवरेबल फैक्टर्स फॉर डिक्लाइन इन फिजिकल डेफिसिट में जो फेवरेबल फैक्टर क्या क्या थे जो डिक्लाइन हो गया, सॉरी थोड़ा सा भटक गए, ये है, इसको ख़त्म करते हैं, आप प्ले स्पीड थोड़ा तेज़ कर लीजिएगा। देखिए थ्रस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड बुआंसी इन ग्रॉस क्या नाम है टैक्स कलेक्शन। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सरकार ने किया, एक्सपेंडिचर किया बट लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर किया जिससे इनकम आनी शुरू हो गई, तो डिफिसिट देखो लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर है, थोड़ा टाइम लगेगा पर इट जनरेट्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कम से कम आपके इनकम जनरेट होगी। देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब आप करते हो तो कोई इनकम, नई इनकम, नो इनकम जनरेशन। इनकम जनरेशन कैसी नई नहीं होती है, ये नॉर्मल डे टू डे फंक्शनिंग के लिए होता है, डे टू डे फंक्शनिंग के लिए। पर यहाँ पे देखो क्या हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया तो उससे भी इनकम आती। फिर बीओएनसी इन ग्रॉस टैक्स कलेक्शन, क्या है बीओएनसी मतलब भाई साहब, जैसे टैक्स का कलेक्शन इंप्रूव हुआ, जैसे जैसे जीडीपी कंट्री की ग्रो की तो इनकम टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होना, फिर जीएसटी से ज़्यादा कलेक्शन होना, जीएसटी आया तो उससे टैक्स कलेक्शन, तो ग्रॉस टैक्स कलेक्शन है एंड बीओएनसी, दैट्स वाई फिजिकल डेफिसिट थोड़ा रिड्यूस हुआ। ये फेवरेबल फैक्टर्स हैं डिक्लाइन के, ठीक है। हालांकि कंट्री में क्या हुआ, जीडीपी जो ग्रो कर रहा है जिस रेट से, उस रेट से टैक्स कलेक्शन होना चाहिए पर हो नहीं रहा, तो वो होता है टैक्स ब्यूएंसी, इसको कहा जाता है टैक्स ब्यूएंसी, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें हैं। आइए आगे देखा जाए, थर्ड्स ऑन, अब ये देखिए आगे क्या था, 22% इंक्रीज इन, देखिए हाँ जीएसटी में देखिए कलेक्शन आ गया 2023 में। फिर क्या हुआ भाई साहब, फिर हुआ लोअर फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल आफ्टर मर्जिंग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और नेशनल फूड सिक्योरिटी। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को और एनएफएस को 2013 में आई थी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। तो इनको जब मिलाया गया तो क्या हुआ, लोअर फूड एंड सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी कम हुई। तो सब्सिडी भी तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ही है, एक्सपेंडिचर तो है ये, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तब एक्सपेंडिचर, कुछ इनकम तो जनरेट होनी नहीं है, बस हेल्प आउट कर रहा है, ठीक है। तो एक एक्सपेंडिचर ही तो एक तरह से, तो ये इसमें कमी आई, ठीक, ये वाली चीज़ें ये कह रहा है। तो ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये शुरुआत हुआ इसका में भी 2020 में, ठीक है, आप क्रॉस चेक करें 2020 में इसका शुरुआत हुआ है, ठीक। चलिए डेट याद रखिएगा, पीसीएस में सब डेट वेट भी पूछ लेता। अच्छा दूसरी चीज़, डिविडेंड बहुत ज़्यादा है भैया, कहाँ डिविडेंड आ गया, मुनाफा, एक तरह से मुनाफा ही होता है डिविडेंड, ऐसा प्रॉफिट जो आप शेयर करते हो। तो क्या कहाँ डिविडेंड बढ़ा है भाई, तो देखिए हायर डिविडेंड बाय सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज, जो भी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं, ठीक है, नवरत्न, भारत महारत्न, नवरत्न, ये सब कंपनीज़ हैं। अच्छा आप एक चीज़ कंपनी से रिलेटेड ये भी देखिएगा कि नवरत्न बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना पड़ता है, ठीक है। तो नवरत्न से पहले महारत्न होना चाहिए कई 6-7 साल तक के लिए, और नवरत्न के लिए कितना आपका मुनाफा होना चाहिए, सब देख लीजिएगा, ये भी एक बार इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये आपको करंट अफेयर मैगजीन में मिल जाएगा घटना चक्र की। तो हायर डिविडेंड बाई सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज का मुनाफा हुआ है, हैज़ ऑफसेट द शॉर्टफॉल इन डिस्मेंटमेंट रेवेन्यू फॉर 2000 फाइनेंशियल ईयर 2023, ठीक है। तो दिस इन्वेस्टमेंट से जो शॉर्टफॉल हुआ था उसकी कमी को किसने दूर किया, हायर डिविडेंड बाय सेंट्रल पब्लिक इंटरप्राइजेस पे, देन हायर डिविडेंड पे आउट फ्रॉम आरबीआई। तो आरबीआई से भी जो डिविडेंड मिला है, ये सब सारी चीज़ें इसकी वजह से क्या हुआ, फेवरेबल फैक्टर्स, ठीक है। एक टर्म है, आप नेट पे सर्च करिएगा, ठीक है, वेज मीन्स एंड एडवांस क्या होता है, चलिए वेज मीन्स एंड एडवांस, ठीक है, इसके बारे में पता करिए और अपना सर्च करिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए आइए, चलिए फिस्कल, आइए देखते हैं फिस्कल डेफिसिट मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। एफआरबीएम एक्ट बना था, ये सब चीज़ें। देखिए फिस्कल डेफिसिट मैनेजमेंट नॉर्मल चीज़ है, एफआरबीएम एक्ट आया था जिसको एड्रेस करना था हिस्टेरिक हाइज, जो डेफिसिट बढ़ना था, जो भी फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, इसको कंट्रोल करना, दैट वाज द बिल पास। और उसके कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं, नियमावली है, उसको आपको फॉलो करना होता है। तो एम एफआरबी की टू कीप द डेफिसिट क्या सस्टेनेबल लेवल पे, भैया इतना ज़्यादा ना बढ़ जाए कि फिर हम कंट्रोल ना कर सकें, वाइल इंश्योरिंग दैट पब्लिक डेट रिमेंस मैनेजेबल, ठीक है, पब्लिक डेट मैनेजेबल अलाउंग द गवर्नमेंट टू मीट द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, जो भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, जो भी पैसे की ज़रूरत है वो मीट कर सके सरकार, पर बहुत ज़्यादा डेफिसिट ना हो जाए, ठीक, ज़्यादा एक्सपेंडिचर ना कर दे, या ऐसा एकदम कम रेवेन्यू वो भी ना हो जाए। एंड मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तो बस यही चीज़ है, मेन बात ये कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन करना है, ठीक है। और जो डेट मैनेजेबल है, जो पब्लिक डेट, इतना ज़्यादा डेट ना लो तो बर्डन में आ जाए, डेट क्राइसिस में चला जाए, ठीक है। जैसे चाइना इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, डेट इतना ज़्यादा डेट दे देता है कि जो कंपनी उसकी ऑब्लिगेशन में आ जाती है,
ठीक है, चलिए आइए अब यहाँ पे देखिए, ग्रेजुअल डिक्लाइन इन फिजिकल डेफिसिट इन लाइन विद द फिजिकल ग्लाइड पाथ इन्विजन्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, आइए इसको फिजिकल ग्लाइड पाथ यहाँ पे क्या है, फिजिकल ग्लाइड पाथ कुछ नहीं भाई, कहाँ गया, फिजिकल ग्लाइड पाथ ये है कि जो गवर्नमेंट जो भी प्लान करती है, ठीक है, एक प्लान बनाती है, एक फाइनेंशियल प्लान बनाएगी, ठीक है, और फाइनेंशियल प्लान में खुद सेट करती है कि इतना फिजिकल डेफिसिट टारगेट अपना सेट कर ली, तो टारगेट सेट कर लिया जैसे 5.4%, 4.5%, अब इसको अचीव करना होता है, दैट इज द सेल्फ, इनका जो ग्लाइड पाथ है यही अचीव करना, दिस इज द सेल्फ इम्पोज फिजिकल, सेल्फ इम्पोज, खुद से इम्पोज कर लिया कि इतना हमारा फिजिकल डेफिसिट होगा, तो इससे क्या टारगेटिंग हो जाती है, प्रॉपर टारगेटिंग, तो ये लोग अचीव कर लिया, तो इसका मतलब हाँ चलो हमारा मेंटेन है। तो जो फिजिकल डेफिसिट रिड्यूस करने का, अपना फाइनेंशियल गोल अचीव करने का बस ये जो पाथ है, ये जो तरीका अपनाते हैं और टारगेट करते हैं, दैट इज द फिजिकल ग्लाइड पाथ। तो फिजिकल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यूनियन बजट 2023-24 यूनियन गवर्नमेंट हैज, देखिए यहाँ ग्रेजुअल डिक्लाइन इन फिजिकल डेफिसिट इज इन लाइन विद फिजिकल ग्लाइड पाथ, ठीक है, इन्विजन्ड बाय द गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट एनविजन की है, ठीक है, इसके जो विजन है कि इतना ग्लाइड पाथ हम ये वाला अप्लाई करेंगे प्लान और इतना हम मेंटेन करेंगे इसको, दैट इज द फिजिकल ग्लाइड पाथ, ठीक, उसकी वजह से भी डिक्लाइन हुआ है। चलिए आगे देखा जाए, यूनियन बजट 2023-24 में क्या कहा गया कि हैज़ अलाउड फिजिकल डेफिसिट ऑफ 3.5% ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ विच 0.5 विल बी टाइड टू पावर सेक्टर रिफॉर्म। ठीक है, तो यूनियन बजट 2023-24 में बताया है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है ये फिजिकल डेफिसिट 3.5% का अलाउ कर दी, जिसमें 0.5% विल बी टाइड टू पावर सेक्टर रिफॉर्म। ठीक है, तो ये जो फिजिकल डेफिसिट टारगेट है 3.5% का, ये 2023, देखिए 2021 में क्या हुआ था कि जो गवर्नमेंट ने फिजिकल डेफिसिट टारगेट सेट किया था वो 4.5% ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो स्टेट को 4.5 था और 0.5% की जो छूट थी वो रिफॉर्म्स की वजह से थी, बिकॉज ऑफ पावर सेक्टर रिफॉर्म इन पावर सेक्टर। तो रिफॉर्म किस तरह के होते हैं पावर सेक्टर में भाई, जो रिफॉर्म्स होते हैं पावर सेक्टर में, इसका मतलब ये होता है किस तरह के रिफॉर्म हो कि अफोर्डेबल जो यूनिट्स आएँ इलेक्ट्रिसिटी की वो अफोर्डेबल है लोगों को। ठीक है, फिर ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट रिड्यूस करना, ठीक है, तो ऐसा टेक्नोलॉजी यूज़ करना, तो टेक्नोलॉजी यूज़ करना जिसकी वजह से एफिशिएंसी आए और ANT लॉस, ठीक है, ANT लॉस ट्रांसमिशन में, ठीक है, जो ट्रांसमिशन लॉस होता है तार वार से, इसको भी रिड्यूस किया जाए। ठीक है, स्मार्ट ग्रिड बनाना, ठीक है, स्मार्ट ग्रिड, तो आप स्मार्ट ग्रिड के बारे में एक लेक्चर देख लीजिएगा जिसमें एक ग्रिड बनाया जाता है, उसको लिंक कर दिया जाता है। ठीक है, इस ग्रिड से पता चलता है जितनी डिमांड होगी बिजली की उतनी ही सप्लाई हो जाएगी। तो स्मार्ट ग्रिड का लगाने का बस ये नॉर्मल सही लगा लीजिए, बाकी है कई चीज़ें, तो इसकी सप्लाई होगी जितना डिमांड होगा, तो बस ये स्मार्ट ग्रिड कहा गया। और भी सारी ANT लॉस आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये सब पावर सेक्टर्स के कुछ रिफॉर्म्स हैं। ठीक है, और एक स्मार्ट ग्रिड में ये भी है कि एक ग्रिड ऐसा बनाया जाए जहाँ से एक विंड एनर्जी, फिर यहाँ सोलर एनर्जी, सब अलग अलग या थर्मल एनर्जी, सब आ करके सारी यूनिट्स एक जगह इकट्ठा हो रही, फिर इसको यूटिलाइज किया जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एफिशिएंसी लाने के लिए मोस्टली रिन्यूएबल एनर्जी पर डिपेंडेंसी के लिए, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी हम ज़्यादा, तो ये सब ये रिफॉर्म्स होते हैं। तो इसीलिए सरकार ने कहा है कि भाई लेस पॉल्यूशन फ्री, लेस डिपेंडेंसी ऑफ कोल एंड थर्मल पावर प्लांट्स, जहाँ से बिजली बन रही है तो उस पर लेस डिपेंडेंसी हो, तो उसका 0.5% जो छूट दी इसी से कि जो स्टेट ऐसा करेगा तो उसको 0.5%, चलो पावर सेक्टर रिफॉर्म करो तो हम 5%, तो ये देखिए जो बजट आया था 2023-24 का, तो उसमें ये था 3.5% ऑफ GDP था। ठीक है, बट अभी जो है ये है, पहले 4.5 था, इसमें 0.5% की छूट दी गई थी 2021 वाले में। ठीक, चलिए आइए आगे देखा जाए। अभी हमारे पास ज़्यादा वैसे टाइम नहीं लगा होगा, हमारे पास समय होगा, ठीक है, हमारे पास 20-22 मिनट है, देख लेते हैं। 30 या 35 मिनट से ज़्यादा का लेक्चर नहीं ले पाऊँगा मैं, सॉरी, आई हैव अ टेक्निकल इशू। चलिए आइए देखते हैं। फिर यहाँ पे ये हो गया, मेजॉरिटी जो फिजिकल डेफिसिट लिया जाता है वो इंटरनल मार्केट बोरिंग से लिया जाता है, फॉरेन से कम लिया जाता है। इंटरनल मतलब अंदर ही, पर कई बार इंटरनल बोरिंग मार्केट का निगेटिव इफेक्ट भी हो जाता है कि जो और मार्केट्स हैं और कंपनीज हैं उनको पैसा, तो जब सरकार ही इंटरनल मार्केट बोरिंग कर लेगा तो बाकी लोगों को बोरिंग के लिए करने के लिए थोड़ा सा स्पेस कम बचेगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, बट कोई बात नहीं। तो ज़्यादातर जो मेजॉरिटी है फिजिकल डेफिसिट का वो इंटरनल मार्केट बोरिंग से ही आता है। भाई डेफिसिट आ गया, पैसे की कमी आ गई, या तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर लिया, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर का प्लान ज़्यादा बना लिया, पैसा कम है इनके पास, ठीक है, तो पैसे की कमी कैसे दूर किया जाएगा? इंटरनल मार्केट बोरोइंग से, या एंड एक्सटर्नल डेब्ट जो होता है वो 1% है टोटल फिजिकल डेफिसिट का, तो ओनली 1% इज द एक्सटर्नल डेब्ट। ठीक है, तो इंटरनल मार्केट बोरोइंग से होती है। एक मिनट, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इंटरनल मार्केट बोरिंग क्यों होती है, वाई, क्वेश्चन इज वाई इंटरनल मार्केट बोरिंग। तो पहले तो डेफिसिट आ गया,
पैसा वैसा चाहिए, इसके लिए होती है इंटरनल मार्केट बोरोइंग। और दिखाएं बोरोइंग किसके लिए होती है, वेट अ मिनट, हाँ मार्केट बोरोइंग जैसे इकोनॉमिक डिफिनेशन, इमरजेंसी सिचुएशन मीट करने के लिए इमरजेंसीज आ गई, ठीक है। देन इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जाता है, ठीक है, उसको दूर करने के लिए टू एलिविएट इकोनॉमिक डिप्रेशन, ठीक है, इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया। उसके बाद इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन कंट्रोल, क्यों इन्फ्लेशन, क्यों महंगाई ज़्यादा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में कि महंगाई बढ़ गई, ठीक है, ठीक है, पैसा ज़्यादा है मार्केट में तो महंगाई, रिसोर्स लिमिटेड है, पैसा ज़्यादा आ गया और रिसोर्स कम है तो भाई महंगाई बढ़ जाती है। अब इस इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट सक कर लेगी ये पैसा, गवर्नमेंट सक्स दिस मनी, इट्स मनी, सक दिस मनी, ये मनी गवर्नमेंट सक कर लेगी, ठीक है। अब ये जैसे इसे स्टरलाइजेशन भी कहा जाता है, चलिए बाद में देखेंगे। तो ये देखिए जब मनी सक किया तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए ये बोरो कर लिया, तो बोरो कर लिया, ठीक, ये बोरो कर लिया, तो दैट्स वाई ये रीज़न से भी किया जाता है। फंड जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए किया जाता है, क्या किस लिए किया जाता है दिखा देते हैं थोड़ा आपको, ये मेन से रिलेटेड है। तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड करना, किसको फंड करना, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड करना, ठीक, ये सारी चीज़ें आ गई। देन इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर एजुकेशन, हेल्थ सर्विस में, पब्लिक सपोर्ट में, ये सब सारी चीज़ें। अच्छा क्या कंपोनेंट है एक बार देख लीजिए डेट एंड लायबिलिटीज़ की। मार्केट बोरोइंग कैसे होती है, मार्केट बोरोइंग कैसे गवर्नमेंट मार्केट बोरो करता है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है, G6 आप पढ़े हो ना, इशू कर देगा, ट्रेजरी बिल्स, ठीक है, ये इशू करेगा, इससे पैसा कमा लेगा, पैसा खींचने की तकनीक है सब, ठीक है। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ट्रेजरी बिल आ गया, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल इज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। देन इसके बाद लोन्स ले लेगा बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो ये लोन लेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ठीक है, फॉरेन बैंक से, ठीक है, जैसे ADB हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये सबसे पैसा ले लेती है सरकार, ठीक है। इनको भैया डेफिसिट मेंटेन करना है। अच्छा देखिए स्मॉल सेविंग एंड प्रोविडेंट फंड भी आता है, इससे भी पैसा, स्मॉल सेविंग एंड PF, तो जो PF वीएफ कटता है लोगों का उसमें पैसा आता है, ठीक है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में। अब इस सेविंग्स को क्या करती है सरकार, कई बार एक्सपेंडिचर के लिए यूज़ कर लेती है। तो जो स्मॉल सेविंग्स हैं, ठीक है, इसको गवर्नमेंट यूजेज इट, तो क्या करती है गवर्नमेंट यूज दिस मनी, ठीक है, इस मनी को ले लेती है अपने को फंड करने के लिए, तो एक्सपेंडिचर करने के लिए, क्योंकि पैसे कमी होती है इससे भी ले लिया, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट से भी लोन लिया जाता है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी मे ऑल्सो बियर अ पोर्शन ऑफ दिस डेट, ठीक है। तो ये सब हो जाता है। सिक्योरिटीज़ अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स, ट्रेजरी बिल्स होगी, तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ये सब लायबिलिटी क्रिएट करती हैं सरकार की, ठीक है। जो यूनियन गवर्नमेंट की लायबिलिटी मानी जाती है, तो यूनियन गवर्नमेंट की लायबिलिटी जो है, यूनियन गवर्नमेंट लायबिलिटी वो मानी जाती है, ये है 46% ऑफ GDP, कितना है यार, हाँ 46% ऑफ GDP। और इसमें स्टेट लाइबिलिटीज़ भी होती हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे गवर्नमेंट बोरो करती है। तो दिस इज़ द कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट डेट एंड लाइबिलिटी। चलिए आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा होगा, अब मीन्स में आंसर लिखने में थोड़ी आसानी होगी, ठीक है सर। अब देखिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स देखते हैं क्या है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स तो इतना न्यूज़ में रहा है, 23 है, मैं बहुत एक्सप्लेन तो शायद इसको ना कर पाऊँ। चलिए आइए देखते हैं, जल्दी ख़त्म कर देते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाले को। चलिए आइए, 6-7 मिनट और लगेगा। देखिए मैं 32 के से ऊपर नहीं जाऊँगा। एक यूनिफाइड टैक्स सिस्टम है, क्या है, GST यूनिफाइड। जो मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस थे इनको हटा दिया गया था, और एक क्या आ गया था, एक यूनिफाइड टैक्स सिस्टम थे। मल्टीपल टैक्सेस की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी इसको दूर कर दिया गया था, और क्या गया, यूनिफाइड टैक्स सिस्टम आ गया था। लेविड बाय बोथ द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, तो सेंटर भी ले सकती है, स्टेट भी ले सकती है, ठीक है। स्टेट GST, सेंटर GST। अब स्ट्रक्चर ऑफ द GST देखिए, इसमें डुअल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें सेंट्रल GST होता है और इसमें स्टेट GST होता है। लेविड कॉन्करेंटली बाय द सेंटर एंड द स्टेट रेस्पेक्टिवली, ठीक है। एडिशनली एंड इंटीग्रेटेड GST भी है जो इंटर स्टेट ट्रेड में होता है। चलिए आपको दिखाते हैं क्या, जो इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स होती है, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो इंटर स्टेट होती हैं, इसको कौन देखता है, IGST हो गया। एंड इम्पोर्ट्स, और इम्पोर्ट्स भी, देखिए इम्पोर्ट्स भी आ गया। अंडर GST गुड्स एंड सर्विसेज आर कैटेगराइज इनटू स्लैब्स। एक स्लैब बनाया जाता है ना, स्लैब 1 2 3 4 5, जैसे ऐसे मान लो स्लैब ऐसे रख दिया मैंने, ठीक है, ये स्लैब रख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ 8% GDP, 6%, अरे सॉरी 8% टैक्स लगेगा, 6% टैक्स लगेगा, 5% लगेगा, 4%, इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, अभी देख लूँगा। तो इसमें कुछ सामान लिया जाएगा, जैसे बहुत ज़्यादा खर्चीली चीज़ें होती हैं, ठीक है, उन सबों को, उन पे GST ज़्यादा लगाया जाता है। जो महंगी चीज़ें होती हैं, पब्लिक यूज़ में कम आती हैं, जैसे अब यहाँ तेल हो गया, साबुन, दवाएँ हो गई, उस पर कम GST लगेगा, ठीक है। और जो महंगी चीज़ें होती हैं
जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो लग्जरी में आती हैं, तो लग्जरी में टैक्स ज़्यादा ले लिया जाता है, तो उसको 8% वाले स्लैब में। अच्छा, एक बार मैं आपको स्लैब दिखा देता हूँ, जीएसटी स्लैब, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो आप लोग समझेंगे पता नहीं क्या ही बता रहा है ये। ठीक है, जीएसटी स्लैब दिखा भैया, आइए जीएसटी टैक्स स्लैब एक बार आपको दिखा दिया जाए। जीएसटी टैक्स स्लैब, जीएसटी टैक्स स्लैब भाई, क्यूएसटी नहीं है, जीएसटी है। ओफ, ये सब टाइम ले लेता है, दिक्कत हो जाती है। जीएसटी टैक्स स्लैब में देखिए, इस तरह से देखिए स्लैब बनाए गए हैं। देखिए पुराना ही होगा जो भी होगा, 0%। देखिए मिल्क है, अंडा है, दूध है, दही पे इस पे 0, 5% लग रहा है शुगर पे, चाय पे, एडिबल ऑयल पे, मिल्क पे, 12% लग गया बटर पे, घी पे, आलमंड पे, फ्रूट जूस ये सब पे, 18% देखिए हेयर ऑयल पे, टूथपेस्ट पे, सोप पे। अच्छा, मैं सोप बता दिया था, खाने पीने का कम लगता है जीएसटी, पर नहीं, ये देखिए 18% सोप पे लग रहा है। टूथपेस्ट ही तो नॉर्मल चीज़ें रोज़मर्रा की, कंप्यूटर है, प्रिंटर है, चलो लग्जरी है, तो लग्जरीज में ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, मोबाइल पे देखिए 12% जीएसटी आ गया, बटर पे, चाय वाय पे देखिए साहब जीएसटी का, अरे जीएसटी का टैक्स स्लैब है। अंडे वंडे पे देखिए 0%, देखिए दूध है भाई, कॉमन यूज़ का है, अंडा है, यहाँ देखिए कर्ड है, ये सब पे देखिए, तो ये स्लैब बना हुआ है बस, और कुछ नहीं। चलिए आइए, थोड़ा सा अगर कुछ गलत बता दिया हो तो चलिए आइए, यहाँ देखिए 5%, अरे यहाँ लिखा तो है 5%, 12%। देखिए मैं डायरेक्ट ही पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा नहीं हूँ पहले, जस्ट आई एम, ठीक है। तो आई हैव बीन रीडिंग दिस फॉर मेंस 365, तो प्रिपरेशन के टाइम पे मैंने किया है। तो ये चीज़ 5% है, फिर 12% है, 18% है, 28% है। तो 5% हो गया, 12% हो गया, 18% हो गया और 28% हो गया। तो देखिए स्लैब बन गया 5, 12, 18, 28 के। ठीक है, तो इसमें लग्जरीज और आइटम्स रख दिए जाते हैं, जैसे दूध आप देखे, आप दूध अंडा ये सब लग, शायद 5% 0 रख दिया गया था, फिर 5% पे, 12% में मोबाइल फ़ोन होना गया था, फिर 18%, 28%। तो इस तरह से एक बार फार्मास्यूटिकल भी देखिएगा किस पे रखा गया टैक्स, फार्मास्यूटिकल का देख लीजिएगा एक बार। ठीक, चलिए आइए, सम एसेंशियल कमोडिटीज़ एग्जेम्प्टेड। तो वो हम देखे थे ना एसेंशियल कमोडिटी जो एग्जेम्प्ट हो गई थी, जैसे अंडा था, एग था, शायद मे बी मिल्क था, और भी सब चीज़ें रोज़मर्रा वाली एग्जेम्प्ट कर दी गई थी। ठीक है, तो 0% दिखा रहा था वो। चलिए आइए आगे देखते हैं। जीएसटी काउंसिल अंडर आर्टिकल 279A, याद रखिएगा, ऑफ द काउंसिल मेक्स द डिसीजन ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द जीएसटी। तो जीएसटी काउंसिल का गठन हो जाता है, ठीक है, और 279A के अंतर्गत देखा जाता है, 279A। चलिए आइए देखिए, जीएसटी काउंसिल से इंपॉर्टेंट एक चीज़ बता दूं मैं, कि जो भी फाइनेंस मिनिस्टर तो इसकी हेड वेड होती हैं, तो 279 के अंतर्गत क्या था कि रिकमेंडेशंस, जीएसटी 279 जो होता है इज मेंट टू मेक रिकमेंडेशन टू यूनियन स्टेट। इंपॉर्टेंट इशूज़ पे यूनियन स्टेट को काउंसिल रिकमेंडेशन देगा, ठीक है, जो जीएसटी से गुड्स एंड सर्विस से रिलेटेड है, दैट मे बी एग्जेम्प्टेड और सब्जेक्टेड टू लॉ फ्रॉम जीएसटी मॉडल। ठीक है, कुछ इट ऑल्सो देखिए, अब आइए, इट ऑल्सो डिसाइड इन वेरियस रेट स्लैब। तो रेट स्लैब के बारे में भी ये सब जीएसटी काउंसिल देखता है। देखिए हुआ ये था कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था 2022 में। क्या था, 2022 में एक जजमेंट आया, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, देख लीजिए ये जजमेंट क्या कहता है कि रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल एंड सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड, ठीक है, दैट ये सिंस फर्स्ट मीटिंग सिंस अ डिसीजन, दिस इज द फर्स्ट मीटिंग सिंस अ डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो क्या था इसमें कि रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल आर नॉट बाइंडिंग। तो जीएसटी काउंसिल की जो रिकमेंडेशन है वो नॉट बाइंडिंग है। क्या है भैया, नॉट बाइंडिंग। देखिए कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 246A है जो कॉन्स्टिट्यूशन, ये देता है सेंटर को और स्टेट लेजिस्लेचर को, सेंटर को और स्टेट लेजिस्लेचर को क्या पावर देता है, क्या अथॉरिटी देता है, पावर देता है क्या, टू लेजिस्लेट ऑन जीएसटी। पावर दोनों को, सेंट्रल स्टेट को, टू लेजिस्लेट ऑन जीएसटी, ठीक है, एंड रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल, एंड रिकमेंडेशन दोनों पे लॉ बना सकते हैं दोनों लोग, एंड रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, ठीक है, एंड रिकमेंडेशन, दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ कोलैबोरेटिव डायलॉग। ठीक है, तो जो साइमल्टेनियस पावर है, तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को साइमल्टेनियस पावर जो दिया है लेजिस्लेट करने के लिए जीएसटी पे, और दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ कोलैबोरेटिव डायलॉग यूनियन एंड स्टेट। तो यहाँ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की गई, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से ही काम चलेगा, ऐसे नहीं होगा, तो कोलैबोरेटिव डायलॉग होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दोनों को जो साइमल्टेनियस पावर मिला है, साइमल्टेनियस पावर क्या, लॉ बनाने का साइमल्टेनियस, अरे स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है, जो साइमल्टेनियस पावर मिला है तो कोलैबोरेटिव डायलॉग से होगा। क्या, कोलैबोरेटिव डायलॉग, ये टर्म यूज़ किया था सरकार ने,
ठीक है। तो कोलैबोरेटिव डायलॉग, ठीक है, 1 मिनट में मिटा दूँ। तो क्या बात की गई है यहाँ पे, एक लव टर्म यूज़ हुआ है, कोलैबोरेटिव डायलॉग। कोलैबोरेटिव डायलॉग, ठीक है। बस ये हो गया। समय हमारे पास कम है, जल्दी जल्दी करेंगे। ओह हो गया। नीड क्यों है जीएसटी की, देखिए और स्टेप्स टेकन, तो ये तो लंबा हो जाएगा। चलिए अच्छा देखते हैं कब तक हो जाता है। नीड क्या है जीएसटी की, सिंगल मार्केट हो जाएगा, ठीक है। टैक्सेशन रिजीम को रैशनलाइज करना, सिंप्लीफाई करना, कैस्केडिंग इफेक्ट को रिड्यूस करना, ठीक है। टैक्स पे टैक्स लगता जाता है, टैक्स पे टैक्स, ठीक है। एक बार टैक्स लग गया तो हम मल्टीपल टैक्स लगते हैं। जैसे एक बार टैक्स लगा, ठीक है, 10 रुपया, अरे मान लो 100 रुपये पे टैक्स लग गया, 10 रुपये, मान लो 10% टैक्स लग गया 100 रुपये पे, ठीक है। तो कितना हो गया, 110। अब ये गया होलसेल मैन्युफैक्चरिंग से गया था ये, फिर गया होलसेल मार्केट में, अब ये 110 पे टैक्स लग जाएगा। तो 110 का 10% कितना हो गया। तो इसी तरह से टैक्स बढ़ता जाता है, दैट इज़ द कैस्केडिंग इफेक्ट। बस इतना ही जानो आप, बाकी देख लेना डिटेलिंग। मृणाल सर का वीडियो देख लीजिए, बहुत अच्छा है। देन नीड फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी लाओ, ताकि टैक्स रिजीम स्ट्रेंथन हो। तो कैसी रिजीम स्ट्रेंथन हो, टैक्स रिजीम स्ट्रेंथन हो जाए। देन प्रमोट द ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, प्रमोट किया जाए। कंपिटिटिवनेस हो, ठीक है। तो ईज़ ऑफ डूइंग, देखिए मैं ये डिटेल में पढ़ाऊँगा, चलिए। और रिवेन्यू एफिशिएंसी आ जाए, एफिशिएंसी, रेवेन्यू कलेक्शन प्रॉपर से हो सके, ठीक है। उसमें घपलेबाजी, आप इसमें जब कैस्केडिंग लगता है ये तो अलग है, प्लस कोई इसमें चोरी की बहुत कम दिक्कत होती है। जितना आप सेल करोगे, ठीक है, तो आप दिखाओगे ना कि सरकार को कि आप इतना सेल कर रहे हो, तो आपको टैक्स से बच नहीं सकते, ठीक है। टैक्स इवेजन नहीं हो सकता, आप टैक्स से बचोगे नहीं। हाँ, बहुत से दुकान वाले क्या करते हैं, अगर माल जितना सेल किया है उसको उससे ज़्यादा सेल करते हैं, पर दिखाते उतना ही है। मतलब आपने क्या करता है, आजकल क्या चल रहा है कि दुकान से, जी होलसेल वाली मार्केट है, होलसेल मार्केट से आपने सामान लिया 1000 रुपये पर्ची दिखा करके, पर्ची दिखाई और 1000 रुपये का सामान ले लिया, और आपने रियल सामान लिया 10,000 रुपये का। अब ये 10,000 का सामान, आपने 10,000 का सामान बेच दिया, आपने 10,000 का सामान ये जो है आपने इसको सेल कर दिया, और आपने दिखाया कि आपने 1000 का सामान बेचा है। क्यों भाई, क्योंकि आपने पर्ची जो है कटवाई 1000 की। ये भी आजकल हो रहा है। तो ये सब टैक्स इंस्पेक्टर्स को कहिए, चाहिए कि चेक करें, ठीक है। ये सब साथ देखिए, बचने का तरीका लोग ढूंढ लेते हैं, कुछ भी हो जाए। रेवेन्यू एफिशिएंसी आएगी, यही था।